Bismillahirrahmanirrahim. Students, so now we are going to start the third part of this chapter, and the chapter name is, chapter name is water, and it is chapter second last mean it is 15th chapter, right? So in this chapter, we studied related to topic related to water. So in first part we studied properties of water. In the second part, we study hard water in detail, mean reason how hard water is formed and how we can classify hard water, mean temporary hardness, permanent hardness, and the ions responsible for the hardness. Then methods of removal, how can we treat hard water to remove the hardness. And at the end, then we studied disadvantages, how can hardness is harmful for us. Now it is the third part, so one point that is left in the previous lecture, that is it is scum. So what is scum? स्कम में आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जब हम किसी पानी के अंदर अगर कैल्शियम आयन होते हैं ना, ये देखें, ये वाटर है हमारे पास और इसके अंदर मौजूद हैं कैल्शियम आयन। तो ये कैल्शियम आयन जब इसमें हम सोप डालेंगे ना, साबुन, तो ये साबुन और सोप मालिक्यूल आपस में उलझ जाते हैं, तो एक वाइट कलर का कंपाउंड बन जाता है। ये आप देख रहे हैं, मतलब है कि सोप उल्टा ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम स्कम कहते हैं। अब ये एक वाइट सॉलिड बना हुआ है पानी के अंदर सोप डालने से, लेकिन ये कि इसमें कैल्शियम मौजूद था। और देखिए, जिस पानी में कैल्शियम नहीं होता तो वहाँ साबुन ने कितना ज़्यादा जाग प्रोड्यूस किया है। तो मतलब है कि ये वाला पानी कपड़ों को सही साफ़ करेगा, और स्कम वाले पानी से अगर कपड़े धोए जाएं तो वो उल्टा कपड़ों के ऊपर और वाइट स्पॉट्स बनाएगा, ख़राब कर लेता है। तो स्कम का मतलब है कि सोप जब ख़राब हो जाता है हार्ड वाटर में, तो उसको फिर हम स्कम बोल लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो इसको हम किस तरह पढ़ेंगे? सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक सोप लेदर इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में चूँकि कैल्शियम है तो इसलिए सोप को वो काम करने नहीं देता। पानी के अंदर ना क्लाउड से बन जाते हैं, ठीक है। पानी के अंदर जैसे क्लाउड्स बन जाते हैं, ये देखिए जैसे क्लाउड्स बना हुआ है। दिस क्लाउडनेस इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट। ये पानी के अंदर कोई इनसॉल्युबल चीज़ बना हुआ है, क्योंकि उसका कलर वाइट कलर होता है, सोप की तरह होता है, तो हमें उसकी समझ नहीं आता, लेकिन एक्चुअली ये सोप ख़राब हो चुका है। ये क्या हुआ है, ये सोप और कैल्शियम आपस में उलझ गए हैं। अब जो कैल्शियम आयन है वो सोप को काम करने नहीं देगा, यानी उसकी जो क्लीनिंग एक्शन है ना उसको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि पानी के अंदर स्कम बना हुआ है। ओके, दिस वाइट प्रेसिपिटेट इज़ कॉल्ड स्कम। तो ये स्कम का डेफिनेशन क्या आ जाता है कि व्हाट इज़ स्कम। सो आपने लिखना है कि व्हाट इज़ स्कम। एक तो आपने प्रॉपर लिखना है कि अगर हम सोप को कैल्शियम वाले वाटर में डाल दें, वो पानी जिसके अंदर कैल्शियम होता है, तो एक वाइट कंपाउंड बन जाता है, सॉलिड बन जाता है पानी के अंदर, और इसको हम स्कम बोलते हैं, ठीक है। ये जाग प्रोड्यूस नहीं करेगा, मतलब ये जाग की बजाय यहाँ स्कम बन जाता है, ठीक है। तो बस स्कम के बारे में आपने ये डेफिनेशन बुक से बिल्कुल तैयार कर दे। हार्ड वाटर लीव स्कम ऑन द फैब्रिक्स। अब अगर इस पानी से कपड़े धोए जाएं तो उसके ऊपर वो दाग पड़ा रहेगा इसका, तो उल्टा काम ख़राब करेगा, और ये ग्रे या येलो अपीयरेंस भी देता है। तो पिछले वीडियो में मैंने इसके एक पिक्चर दिखाया था कि अगर हार्ड वाटर वाले पानी से कपड़े धोए जाएं तो उसके ऊपर किस तरह के स्पॉट्स पड़ सकते हैं। सो हार्ड वाटर हैम्पर्स क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। हैम्पर्स का मतलब है बांध लेना, ख़राब कर लेना। सो हार्ड वाटर जो है वो सोप को काम करने नहीं देता। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि अगर हम डिटर्जेंट यूज़ करें, तो डिटर्जेंट एक ऐसा केमिकल होता है, तो कैल्शियम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी वजह से सोप की बजाय, मतलब है कि अगर हम सोप यूज़ करें तो फिर ये रिस्क होगा कि अगर पानी में कैल्शियम है तो फिर सोप काम नहीं करेगा, लेकिन अगर पानी में कैल्शियम है तो फिर आप उसमें डिटर्जेंट डाल दें, तो डिटर्जेंट को कैल्शियम ख़राब नहीं कर सकता। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्कम फॉर्मेशन, अगर पानी के अंदर स्कम बन रहा है कैल्शियम की वजह से, तो फिर सोप यूज़ ना करें, फिर डिटर्जेंट सर्फ यूज़ करें। तो सर्फ जो होते हैं ये स्कम प्रोड्यूस नहीं करेगा। दिस इज़ बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद कैल्शियम मैग्नीशियम आयन। इनकी स्ट्रक्चर इस तरह है कि कैल्शियम मैग्नीशियम इनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। दूसरी बात,
डिटर्जेंट जो होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब बैक्टीरिया और फंगस उसको खा लेते हैं, तो इसी वजह से पानी से इसका असर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। तो इसी वजह से जो डिटर्जेंट होते हैं वो एनवायरमेंटल मतलब है कि वाटर पोल्यूशन को थोड़ा सा कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये पोल्यूटेंट्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। आपको पता है अब जैसे प्लास्टिक एक पोल्यूशन है ना, तो प्लास्टिक पानी में डाल लेना तो वो सालों साल पड़ा रहेगा, ख़राब नहीं होता। तो इसको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि बैक्टीरिया उसको नहीं खा सकता। तो ऐसी चीज़ ख़तरनाक होता है क्योंकि वो पानी के अंदर ज़्यादा देर के लिए पड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये स्कम के बारे में बस ये छोटा सा टॉपिक था कि स्कम क्या होता है। ये कैल्शियम और सोप का एक कंपाउंड होता है जो हार्ड वाटर की वजह से प्रोड्यूस होता है और कपड़ों के लिए ये नुकसानदेह है। तो इस कम से बचने के लिए अगर हम डिटर्जेंट यूज़ करें तो वो फिर ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, अब अगला टॉपिक हमारा है वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन में हमने ये देखना होता है कि पानी के अंदर ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं ना वाटर की, तो इन दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से वाटर जो हैं वो जल्दी पोल्यूट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? वो ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि वाटर जल्दी ख़राब हो जाता है, मतलब उसमें जो भी केमिकल गिर जाता है वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज़ है। वाटर डिज़ोल्व मोस्ट ऑफ द केमिकल, यानी पानी हर चीज़ को वेलकम करता है, हर चीज़ उसमें सॉल्युबल है। तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि एक तो पानी के अंदर पोलरिटी है। पोलरिटी का मतलब ये है कि पानी का जो फार्मूला है वाटर का वो है H2O, यानी ये वाटर का स्ट्रक्चर है। तो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव हैं और ऑक्सीजन नेगेटिव हैं। तो सॉरी, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव हैं। इसी वजह से जो भी केमिकल प्लस माइनस कैरेक्टर का होगा पानी उसको डिज़ोल्व कर लेता है। तो ये पानी की कमज़ोरी है। ये इसका प्लस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि आप वाटर में अपनी मर्ज़ी की चीज़ें डिज़ोल्व कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इससे पानी मतलब पानी में चीनी डाल ले तो शरबत बनेगा, अब पानी में जहर डाल दे तो वो जहर का सोल्यूशन बन जाता है। तो ये मतलब है कि इसमें हार्मफुल नुकसानदेह चीज़ें भी पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो इसी वजह से ये पोल्यूशन जो है ये इस वजह से है कि वाटर हर चीज़ को डिज़ोल्व करता है, अच्छी चीज़ों को भी बुरों को। वाटर को तो ख़ुद तमीज़ नहीं है, तो इसी वजह से वो हर चीज़ क्योंकि नॉन लिविंग है ना, तो वो हर चीज़ को डिज़ोल्व कर देता है। इसकी वजह से पानी पोल्यूट हो जाता है। और दूसरी बात है कि वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब ये है आपने वो 9th क्लास में पढ़ा होगा कि वाटर मालिक्यूल आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। तो इस तरह जिस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन होता है नेगेटिव चार्ज वाला, या नेगेटिव चार्ज वाला नाइट्रोजन होता है, या नेगेटिव चार्ज वाला क्लोरीन होता है, तो वाटर उससे जल्दी इंटरेक्ट कर लेता है, वाटर उसके साथ मतलब ये घुल मिल जाता है, जिसकी वजह से पानी ख़राब हो जाता है। हाँ जी, अब ज़मीन के ऊपर जितना भी पानी है वाटर बॉडीज़ से यहाँ हमारा मुराद हैं समंदर हो गए, सी हो गए, यानी हमारे पानी के जो ज़ख़ायर होते हैं ना, चाहे वो समंदर में हो, चाहे वो रिवर्स में हो, तालाब हो, या कुएं का पानी है जो हम पी लेते हैं, ये सारा पानी जो है इसको हम कहते हैं वाटर बॉडीज़। हाँ जी, तो अब वाटर बॉडीज़ ये हमारी इस तरह पानी मतलब ये सेफ़ नहीं है, महफूज नहीं है, हर तरफ से पोल्यूशन इस पे अटैक करता है। तो आप देखें कि एयर पोल्यूशन जो हमारा है वो भी वाटर को ख़राब कर रहा होता है। कैसे ख़राब करता है? अब आपने पढ़ा है कि एयर के अंदर हैं पोल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है, और वो पोल्यूटेंट बारिश के पानी में मिक्स होके नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह आप देखें कि एयर पोल्यूशन रेन की सूरत में वाटर बॉडीज़ में आ जाता है। अब बारिश का पानी नीचे आ जाता है तो वो बिलाखिर रिवर्स में, समंदर में चला जाता है, तो वो एयर वाले जो पोल्यूशन है वो वाटर में आ जाता है। इस तरह नेचुरल काजेज़ भी हैं, मतलब है कि ये एयर पोल्यूशन तो इंसान का बना हुआ पोल्यूशन है ना, जो हम एयर में जितना भी गैसेस जाते हैं, केमिकल चले जाते हैं, वो बारिश के पानी में फिर नीचे आ जाते हैं। तो हम तो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं कि जब हम एयर पोल्यूशन ज़्यादा करेंगे तो वो बिलाखिर वाटर को ख़राब करेगा। दूसरा नेचुरल कॉज भी हैं, मतलब हैं कुछ ऐसे नेचुरल एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, तो वो भी वाटर को ख़राब करता है। जैसे सैलाब आ जाता है, तो आप देखिए जिस एरिया में सैलाब आ जाए तो वहाँ जितना पानी है वो सारा ख़राब हो जाते हैं, बीमारियाँ आ जाती हैं, और मतलब है कि लोग बीमार हो जाते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे, इवन डेथ्स भी हो जाती हैं। तो ये फ्लड अब ये तो हमारे बस में नहीं है। मड फ्रॉम द रेन, इस तरह जो कीचड़ हैं वो बारिश का बहुत ज़्यादा जब हो जाए, तो अगर सैलाब ना भी आ जाए लेकिन ये बारिश वाला पानी नालियों में चला जाता है और अपने साथ ये रस्तों से सारा गंद, मट्टी, सैंड अपने साथ ले जाता है, तो पानी कीचड़ बन जाता है। तो ये भी एक नेचुरल रीज़न है। वी कान डू इट, वी कान कंट्रोल इट। इस तरह जरासीम, अलजी, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, ये सारे केमिकल जो है ना
ये नेचुरल तरीक़ों से भी पानी में चले जाते हैं, लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन है पोल्यूशन में वो कम है। ज़्यादातर जो पोल्यूटेंट्स चले जाते हैं उसके हम रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इसी वजह से। अच्छा, तीसरा जो है ना लैंड पोल्यूशन मीन हमारी तरफ से जो पानी में पोल्यूशन जाते हैं तो वो 3 तरीक़ों से बहुत ज़्यादा जाता है। एक है इंडस्ट्री। अब देखिए, हम तो पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं ना, वी आर नॉट डिस्कसिंग ओनली आवर कंट्री, वी आर टेकिंग द होल वर्ल्ड के पूरी दुनिया में कितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। अब ये सारी इंडस्ट्रीज जो हैं, एक तो ये एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं और वो एयर पोल्यूशन बिलाखिर पानी में आ जाता है एसिड रेन की सूरत में। और दूसरी बात है कि जो आपने देखा होगा कि किसी इंडस्ट्री के करीब गुजरना हमारे लिए कितना मुश्किल होता है, वहाँ हम सांस बंद कर लेते हैं, सांस लेना मुश्किल होता है। इट इज़ बिकॉज वहाँ इस तरह पॉइजनस गैसेस और वहाँ से जो पोल्यूटेड वाटर निकलता है ना, उन नाली के करीब जाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो आप देखिए कि उसका स्मेल तक हम बर्दाश्त नहीं कर सकते उस पोल्यूटेंट वाटर का, और ये सारे पोल्यूटेंट्स पानी में चले जाते हैं। वहाँ की नालियाँ वो छोटे रिवर में, छोटे रिवर बड़े रिवर में। तो ये इंडस्ट्रीज जो हैं ये हमारे वाटर को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रहा है, और इसका आप देख लें कि शहरों के अंदर जितनी भी नालियाँ हैं तो उसकी क्या हालत है। दूसरा है होम, घरों से कितना ज़्यादा कूड़ा करकट। आप हर घर से हिसाब कर ले कि रोज़ाना घरों से टनों के हिसाब से कूड़ा ये जाता है, और ये सारा कूड़ा हम पानी में फेंक देते हैं। अगर हम पानी में नहीं फेंकते ना, तब भी ये बिलाखिर पानी में चला जाता है। बारिश जब हो जाती है और मतलब है कि ये वाटर को ख़राब कर लेता है। इस तरह एग्रीकल्चर किस तरह पानी को ख़राब कर लेता है। फर्टिलाइज़र जो हम यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ कर लेते हैं, प्लांट्स के ऊपर जो हम स्प्रे करते हैं, प्लांट्स को जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं, तो ये बारिश के पानी में मिल जाता है और यही पानी रिवर्स में चला जाता है और ये भी पोल्यूशन काज कर लेता है। ठीक है, तो आप देखें कि हमारा वाटर जो है ना, ज़मीन के ऊपर तो पानी बहुत ज़्यादा है, हमने शुरू वाले लेक्चर में पढ़ा था, लेकिन ये पानी हरदम हमसे पोल्यूट हो रहा है, गंदा हो रहा है। ठीक है, ओके, ये तो इंट्रोडक्शन था वाटर पोल्यूशन का। अब यहाँ हमारे इस कोर्स में जो है ना, एयर पोल्यूशन तो हमने अगले चैप्टर में पढ़ना है, और ये जो लैंड पोल्यूशन है, ये नेचुरल काजेस और एयर पोल्यूशन हमने अगले चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि जो सॉइल लैंड पोल्यूशन है जो वाटर को ख़राब करता है, एक है इंडस्ट्रीज़ और एक है हमारे घर होम। ठीक है, तो इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर भी आपस में, क्योंकि इंडस्ट्री में फर्टिलाइज़र या केमिकल बन जाते हैं, तो एक तरह से इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हमारे वाटर को ख़राब कर रहा है। ओके, वाटर पोल्यूशन फ्रॉम द लैंड, यानी हमारी ज़मीन से वाटर को किस तरह ये पोल्यूट कर रहा है। तो आप देख लें कि काजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी वाटर बेचारा हर तरफ से अटैक में है। अगर हम देख लें ऑयल स्पिलेज, ऑयल पोल्यूशन मतलब है कि पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये दुनिया में कभी कंट्रीज समंदर से ये तेल निकाल लेते हैं, तो इस वजह से समंदर में बहुत ज़्यादा तेल बह जाता है। ठीक है, तो ये भी पोल्यूशन, क्योंकि आपको पता है ऑयल जो होता है ना, ये नॉन पोलर होता है, ऑयल आर नॉन पोलर, और इनकी डेंसिटी भी कम होती है। तो जब पानी में आप ऑयल डाल लेते हैं तो ये पानी के ऊपर इस तरह एक लेयर बना लेता है। तो जिस पानी के अंदर ऑयल आ जाता है, गिर जाता है, वो ऑयल वाटर के सरफेस पे रहता है, जिसकी वजह से फिर पानी के अंदर सनलाइट नहीं जाता। सनलाइट नहीं जाएगा तो वाटर के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, अलजी होते हैं, एनिमल प्लांट्स होते हैं, वो सारे मर जाते हैं। ठीक है, तो वो उनका कब्रिस्तान बन जाता है, तो इस तरह वाटर वो पोल्यूट हो जाता है। हाँ जी, सेप्टिक टैंक क्या होते हैं। सेप्टिक टैंक का मतलब ये है कि लोगों ने बड़े बड़े तालाब बनाए होते हैं मछलियाँ पालने के लिए या किसी और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो पानी इस तरह खुला होता है, उसमें हर तरफ से मतलब है कि डर्ट और सारी चीज़ें पोल्यूटेंट्स उसमें आ जाते हैं, तो इसको हम सेप्टिक टैंक कहते हैं। सेप्टिक टैंक का मतलब है वाटर के बहुत बड़े बड़े कंटेनर जिसमें वाटर स्टोर होता है, लेकिन वो चूँकि डंप नहीं होता, तो इसी वजह से उसकी वजह से भी वाटर ख़राब हो जाता है। हाँ जी, तो ये 3 रीज़न हो गए। एनिमल डंग क्या होता है, ये जो हमारे माल मवेशी होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं, गाय, भैंस, बकरियाँ। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग जो मवेशी फार्म बना लेते हैं वो किसी दरिया या नदी के किनारे बना लेते हैं। तो वो क्यों बना लेते हैं, क्योंकि उनका जो वेस्ट होता है वो डायरेक्ट वो पानी में फेंक देते हैं, तो ये भी पानी को पोल्यूट कर देता है। ये सारी चीज़ें आप लोग खुद ऑब्ज़र्व करते हैं। तो अच्छा जी, इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है। इंटेंसिव फार्मिंग और एक होता है एक्सटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब ये है कि छोटी सी ज़मीन का हिस्सा हो और उस पर बहुत सारे लोग
मतलब हैं आप लगा दें, लेबर ज़्यादा लगा दें, तो वो लेबर क्या करेगा, या आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करें क्योंकि ज़मीन का टुकड़ा कम है और आप कहते हैं कि हमें ज़्यादा क्रॉप्स चाहिए, हमें से ज़्यादा फूड्स, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, केमिकल का सहारा ले लेते हैं। तो इस वजह से भी ये पोल्यूटेंट्स जो है ना ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और फिर ये पानी में मिक्स हो जाते हैं। दूसरा होता है एक्सटेंसिव फार्मिंग। एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या होता है कि जब ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और थोड़े से लोग या थोड़ी सी मशीनरी, थोड़े से केमिकल हम यूज़ करें, तो वहाँ पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होता। तो एक्सटेंसिव फार्मिंग पोल्यूशन इतना प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन इंटेंसिव बहुत कर लेता है, क्योंकि छोटी सी ज़मीन पे हम ज़्यादा बंदे, ज़्यादा मशीनरी, ज़्यादा केमिकल यूज़ कर लेते हैं, तो ये भी पोल्यूशन का सबब है। इसी तरह जो पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड क्या हैं, ये कीड़े मार अद्वियात हैं जो फसलों के ऊपर हम स्प्रे करते हैं। ये कपास की सुंडियाँ आप लोगों ने देखा होगा, डिफरेंट नेम्स होते हैं, और ये हम पौधों के ऊपर स्प्रे करते हैं तो प्लांट्स के ऊपर ये पड़ा होगा, लेकिन जब बारिश का पानी आ जाता है, रेन वाटर में ये केमिकल मिक्स हो जाते हैं। वाटर टेबल क्या होता है, ज़ेर ज़मीन पानी जो है ना, वो जब ऊपर आ जाता है तो ज़ाहिर है हमने ज़मीन में इतना ज़्यादा पोल्यूटेंट्स डाला हुआ है कि ये पानी जब ऊपर आएगा तो ये पोल्यूटेंट्स उसके साथ टच हो जाते हैं, तो इससे भी पानी ख़राब हो जाता है। यानी हमने ज़ेर ज़मीन पानी भी नहीं छोड़ा, वो भी हमसे पोल्यूट हो चुका है। इंडस्ट्रियल वेस्टेज तो मैंने बता दिया कि इंडस्ट्री से बहुत सारे केमिकल जाते हैं। आगे हमने इसका एक अलग पेज पढ़ना है कि इंडस्ट्रीज़ किस तरह के वेस्टेज प्रोड्यूस करेगा। हाउस होल्ड वेस्ट, ये घरों से जितना कचरा और कूड़ा जाता है, आप देखते हैं कि इसको हम पानी में थ्रो कर देते हैं, ठीक है। वेस्ट वाटर वही घरों से, इंडस्ट्री से, हर जगह से जो पानी हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे वॉशिंग वाला पानी है ना, जिसमें साबुन होता है, डिटर्जेंट होता है, तो ये केमिकल्स वाला पानी फिर रिवर्स में चला जाता है। न्यूक्लियर वेस्ट, इस तरह जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो भी पानी को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर लेता है। आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से मशीनें बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, इंजन गर्म हो जाते हैं। तो उन इंजन को ठंडा करने के लिए उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पानी डाला जाता है, जिससे वो पानी गर्म हो जाता है। याद रहे स्टूडेंट्स, पानी जो हीटेड पानी होता है ना, हॉट वाटर, तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती हैं, तो उसके पोल्यूशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो हॉट वाटर जल्दी पोल्यूट हो जाता है। आपने देखा होगा गर्मियों में जो दरिया का पानी होता है ना, वो गदलस आपको नज़र आएगा, क्यों, गर्म होता है ना, तो सॉल्युबिलिटी इसकी बढ़ जाती है, हर चीज़ में डिजॉल्व। सर्दियों में आपने देखा होगा नालियों का ये पानी कदरे साफ़ होता है, क्यों, सॉल्युबिलिटी ठंड की वजह से कम हो जाती है, ठंडे पानी में चीज़ें डिजॉल्व नहीं होती तो वो नीचे बैठ जाती हैं। सो न्यूक्लियर वेस्ट जो हैं वो भी पानी में चले जाते हैं, और उसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि पॉइजनस, हार्मफुल होते हैं। और दूसरी बात यह है कि हीट, जो इंजन की हीट होता है, वो भी पानी को गर्म करके उसके पोल्यूशन के चांसेस बढ़ा लेते हैं। सो आप देखिए इतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं, और आपने हर पॉइंट को अगर एक एक लाइन में भी लिखा तो अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, ये इंडस्ट्रीज़, होम और एग्रीकल्चर मिलकर हमारे वाटर को पोल्यूट करता है। हाँ जी, अब हमारे जिस्म पे पोल्यूटेड वाटर का क्या असर होता है, देखें। अगर पानी के अंदर जरासीम हो, जर्म्स हो, ठीक है, तो वो बीमारियां, टाइफाइड, आपको पता है, मियादी बुखार, कालरा, डाइसेंट्री, जॉन्डिस और हेपेटाइटिस, ये पानी, गंदा पानी पीने से बीमारियां आ जाती हैं। इसी तरह जो इंडस्ट्रीज़ से जो केमिकल्स आ जाते हैं, वो पानी भी हमारी हेल्थ के लिए बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है, जैसे नर्वस डिसऑर्डर, मतलब दिमाग की बीमारी, एनीमिया, ब्लड की बीमारी है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किडनी का मसला होता है। देखिए आपको पता है किडनी एक हमारी बॉडी में फ़िल्टर है। अब अगर हम गंदा पानी पी लेते हैं तो वो सारा गंद बिलाखिर किडनी में फंस जाता है, जिसकी वजह से किडनी स्टोन भी हो सकता है। और ये ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर, बहुत सारे केमिकल्स हमारे बॉडी में कैंसर का सबब बन सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक केमिकल हैं वो हैं ये जो लेदर टेनरीज़ होते हैं ना, जो चमड़े वाले कारखाने जो शूज़ वगैरह बना लेते हैं, तो वो एक केमिकल यूज़ करते हैं क्रोमियम का। क्रोमियम एक एलिमेंट है, क्रोमियम 6 का मतलब ये है कि उसमें क्रोमियम का चार्ज +6 होता है। ये वाले केमिकल्स बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ ये केमिकल पानी में फेंक देते हैं, तो मतलब इस तरह पानी फिर हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा। अब देखिए अगर हम ये पानी डायरेक्ट ना पिए, हमारे जो माल मवेशी हैं, वो पेट एनिमल्स, वो ये पानी पी लेते हैं, फिर ज़ाहिर हम एनिमल्स का गोश्त हम यूज़ कर लेते हैं। अब जैसे फ़िश के बॉडीज़ में ये केमिकल चले जाते हैं, तो वहाँ से फिर हमारे बॉडीज़ तक आ जाते हैं। इस तरह अगर ये केमिकल्स वाला पानी हम प्लांट्स को दे दें, तो इवन प्लांट्स
के अंदर जो फूड होता है ना वो भी पॉइजनस हो जाता है और बिलाखिर ये फूड हम तक पहुंच जाता है, ठीक है। सो वी आर प्रोड्यूसिंग दीज पोल्यूशंस एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ओके। नाउ रॉ वाटर ट्रीटमेंट, अगेन आपकी बुक में ये टॉपिक है कि जो घरों में पानी भेजा जाता है ये किस तरह साफ़ किया जाता है। मतलब ये है कि जो म्यूनसिपल कमेटी की टैंकियाँ होती हैं ना, ये ज़मीन से पानी निकाल लेते हैं, लेकिन ये पानी तो कि इतना साफ़ नहीं होता, तो इसलिए वजह से इसको फिर साफ़ कर लेते हैं। तो इसके साफ़ करने के कुछ स्टेप्स हैं। पहला आपके बुक्स में हम इसको पढ़ लेते हैं। द रॉ वाटर इज़ ट्रीटेड इन म्यूनसिपल वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट। ये म्यूनसिपल सिटीज़ में ना इस तरह के प्लांट्स लगे होते हैं, कारखाने जो पानी को साफ़ करता है और फिर घरों को पानी वो भेज देते हैं। तो इसके 4 स्टेप्स होते हैं। पानी किस तरह पहले जो ज़मीन से पानी वो निकाल लेते हैं, तो पहला स्टेप है सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन क्या है? सेडिमेंटेशन का मतलब ये है कि पानी को वो एक बड़े कंटेनर में रहने दे छोड़ देते हैं। अब ये पानी 1-2 दिन बाद क्या हो जाता है, इसके अंदर बहुत सारे जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ना वो ख़ुद ब खुद बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा अगर आप पानी किसी बर्तन में ले लें और आप इसको 1 दिन के लिए छोड़ दें, तो दूसरे दिन आप देखेंगे पानी के बॉटम में आपको कोई सॉलिड चीज़ नज़र आएगी। इसको सेडिमेंटेशन कहते हैं कि अगर आप पानी को इस तरह डिस्टर्ब ना करें, इसको हरकत ना दें और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बैठ जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त बैठेंगी, अगर नहीं बैठती इसका मतलब पानी फिर साफ़ है। लेकिन अगर पानी के अंदर इस तरह कुछ सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं, तो वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस से आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद बैठ जाती हैं। हमने बस कुछ भी नहीं करना है, हमने पानी को इस तरह बस छोड़ना है। अगला स्टेप है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन क्या है? हम पानी में कुछ केमिकल्स डालेंगे और वो केमिकल रिएक्शन करेंगे और वो एक ऐसा केमिकल बनाएंगे कि फिर वो केमिकल पोल्यूटेंट्स को पकड़ लेता है। जैसे चूहे को पकड़ने के लिए हम चूहादान यूज़ कर लेते हैं या कोई केमिकल, तो इस तरह पोल्यूटेंट्स को पकड़ने के लिए भी हम कुछ केमिकल यूज़ कर लेते हैं। वो केमिकल नुकसान नहीं देंगे पानी को, बल्कि वो उल्टा वाटर से वो दूसरे केमिकल्स पकड़ने में हेल्प कर लेते हैं। इसको कहते हैं कोएगुलेशन। सो कोएगुलेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच वाटर इज़ ट्रीटेड विद स्लेक लाइम, यानी पानी में हम चूना डालेंगे और साथ अलम स्टोन डालेंगे। ये दोनों मिलकर एक नया केमिकल बनाएंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ना एक फोरस फोम की तरह एक केमिकल है और इसके जो होल्स होते हैं ना, उन होल्स के अंदर इन पोल्यूटेंट्स फंस जाते हैं। तो ये नीचे जब चला जाता है तो अपने साथ पोल्यूटेंट्स को नीचे ले जाता है, फिर उस पानी को हम फ़िल्टर करते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड कोएगुलेशन। अगला स्टेप है फिल्ट्रेशन। कोएगुलेशन से क्या हो जाता है, पानी के अंदर वो केमिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, इनसॉल्युबल हो जाते हैं। तो जल्दी इसको हम फ़िल्टर करते हैं ताकि फ़िल्टर में वो पोल्यूटेंट्स फंस जाएँ, तो पानी अच्छा खासा साफ़ हो जाता है, ठीक है। हाँ जी। अगला है क्लोरिनेशन। अब पानी के अंदर जो जर्म्स होते हैं, जरासीम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वो तो कोएगुलेशन से सेडिमेंटेशन से नहीं जाते, तो हम पानी में थोड़ा सा क्लोरीन डाल लेते हैं। अब क्लोरीन डालने से क्या होगा? आप एसिड बेस चैप्टर पढ़ चुके हैं। जब हम क्लोरीन को पानी में डाल लेते हैं तो पानी के अंदर एसिड बन जाता है HCl। तो याद रखें क्लोरीन बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना चाहिए, वरना फिर क्लोरीन ख़ुद नुकसान करेगा। ये हम थोड़ा सा डाल लेते हैं। ये क्लोरीन पानी में डालने से पानी के अंदर एचाइन प्रोड्यूस होते हैं। अब आप देखिए ये एचाइन जो है ना, ये जरासीम को मार देता है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं डालना, वरना ये ख़ुद नुकसान करेगा। हाँ जी, अब आप डायग्राम से देख लें। हाउ कैन वी प्यूरिफाई द रॉ वाटर? सो इट इज़ अ रॉ वाटर ट्रीटमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द रॉ वाटर हेयर, यानी ज़मीन से हमने जो पानी निकाला वो इधर आ गया पाइप में। अब इसमें हम डालेंगे कोएगुलेंट। कोएगुलेंट का मतलब क्या है? कोएगुलेंट्स मीन हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो केमिकल मैंने बता दिए, और अलम हम डाल लेते हैं। तो ये क्या करेगा? देखिए कोएगुलेशन से इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ थी ना, अब वो इधर नीचे आ जाएगी, ठीक है। फ्लकुलेशन क्या होता है? फ्लकुलेशन भी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इम्प्योरिटीज़ को अपने साथ नीचे बैठा देते हैं। तो दोनों में क्या फ़र्क हुआ? आप कहेंगे कि जी यहाँ भी इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठ रहे हैं, यहाँ भी बैठ रहे हैं। एक्चुअली कोएगुलेशन में केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे X और Y हम डालेंगे तो ये XY सोल्यूशन पानी के अंदर Z बनाएगा और Z फिर पोल्यूटेंट्स को पकड़ेगा। और बाद सूरतों में क्या होता है कि हम कोई डायरेक्ट कोई केमिकल डाल लेते हैं जैसे P, और वो P जाकर पोल्यूटेंट्स को पकड़ लेता है। तो दोनों में फ़र्क हुआ ना। कोएगुलेशन में हम पानी के अंदर रिएक्शन करा के केमिकल बनाते हैं, वो केमिकल पोल्यूटेंट्स को पकड़ लेता है, ट्रैप करता है। जबकि हम डायरेक्ट कोई ऐसा पॉलीमर या कोई ऐसा केमिकल डाल लेते हैं तो वो भी पोल्यूटेंट्स को पकड़ के पानी के अंदर उसको नीचे ले जाते हैं।
तो इस तरह मतलब है पानी के अंदर जो पोल्यूटेंट्स फ्लोट कर रहे थे वो ख़तरनाक था, लेकिन अब वो नीचे बैठ गए हैं। अब देखिए यहाँ इसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। फिर इस पानी को हम छोड़ देते हैं कुछ घंटों के लिए, तो ऑटोमेटिकली जितनी भी सॉलिड पार्टिकल इसके अंदर बने हुए हैं वो हैवी होते हैं, तो अपनी डेंसिटी की वजह से वो नीचे बैठ जाते हैं। तो देखें ये पोल्यूटेंट्स इधर नीचे, जो ऊपर वाला पानी है ना वो तकरीबन थोड़ा सा साफ़ हो चुका है। तो ये साफ़ पानी फिर हम भेज देते हैं एक और कंटेनर में। अब देखिए यहाँ आपको 3 कलर नज़र आ रहे हैं। ये 3, पहला जो है ना ये चारकोल है, ब्लैक कार्बन होता है पाउडर, और अगला जो है ना ये सैंड है, मट्टी है, रेत हैं, और ये ग्रेवल है, मतलब हैं पत्थर हैं, लेकिन ये साफ़ सुथरे पत्थर होते हैं ना, गंदे नहीं होते, इसको पहले से पानी से धोया होता है। अच्छा, अब ये क्या करेंगे, हम ऊपर वाला पानी अब इस प्लांट में लेंगे। ये फ़िल्ट्रेशन प्लांट है, तो ये नेचुरल फ़िल्ट्रेशन हो रहा है। अब ये पानी पहले कार्बन से पाउडर से होके जाएगा, तो कार्बन पार्टिकल उससे कुछ इम्प्यूरिटीज़ पकड़ लेंगे, पानी साफ़ हो जाता है। फिर पानी सैंड में चला जाता है, सैंड में कुछ इम्प्यूरिटीज़ फंस जाती हैं। फिर पानी रॉक्स में से चला जाता है, रॉक्स के होल में से। अब देखिए ये जो आपको ब्लू कलर का पानी नज़र आ रहा है ना, ये देखिए ये जो ब्लू कलर का पानी है ये दिस वन। अब ये पानी साफ़ सुथरा है। नाउ दिस वन इज़ क्लीन वाटर। वाई? कुछ केमिकल्स इधर कोएगुलेशन में नीचे बैठ गए, कुछ फ्लोकुलेशन में इधर नीचे बैठ गए, कोएगुलेशन फ्लोकुलेशन में इम्प्यूरिटीज़ नीचे बैठ जाती हैं, सेडिमेंटेशन में काफ़ी इम्प्यूरिटीज़ नीचे बैठ गई, कुछ इधर फिल्टर में फंस गई। तो ये जो ब्लू कलर का पानी है ना, अब ये तकरीबन साफ़ सुथरा पानी है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा डिसइंफेक्शन, यानी इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा क्लोरीन। क्लोरीन के डालने से ये पानी तकरीबन 90% साफ़ हो चुका है, बट स्टिल ये पीने के काबिल नहीं होता। तो इसलिए अगेन घर में हमने फिर इसको फ़िल्टर करना होता है, क्योंकि हम ट्रस्ट नहीं करते, ज़ाहिर है हमने इसको पीना होता है, हमारा फूड इसमें बनता है, बच्चों ने घर में ये पानी पीना होता है। तो लेकिन अच्छा खासा ये देखें उन्होंने कितने लंबे प्रोसेस इसको साफ़ करके हमारे घरों तक भेज देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कोई कमेटी के टैंकी से पानी हमारे घर तक आने से पहले इसको कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन वाले स्टेप से गुजारा जाता है, तब ये हमारे घर तक आ जाता है और इसको हम फिर इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट रॉ वाटर ट्रीटमेंट। तो रॉ वाटर ट्रीटमेंट आपके बुक में है, आप बुक में ये वाले स्टेप्स देख लेंगे, और आपके पास ये जो मैंने कलरफुल डायग्राम, आप इसको भी बार बार देख लें, तो यहाँ से भी आपको ये सारी स्टोरी समझ आ जाएगी। तो ये टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है कि सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। ये जो बहुत ज़्यादा गंदा पानी होता है, जिसमें कीचड़ वगैरह, ये जो नालियों का पानी होता है ना, इसको सीवेज वाटर कहते हैं, बिल्कुल कीचड़। तो इसको हम किस तरह साफ़ कर लेते हैं, तो ये भी आपको मैं डायग्राम से इधर समझा देता हूँ। 2 डायग्राम मैंने दिए हैं, दोनों में जो आपको पसंद हो यूज़ करें। अच्छा, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स को हम नाम देते हैं प्राइमरी स्टेप, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्टेप, यानी स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, इस पानी को अगेन हम सेडिमेंटेशन, मतलब है कि बस एक कंटेनर में इसको छोड़ें, उसको कुछ ना कहें, खुद ब खुद बहुत सारी चीज़ें नीचे बैठ जाएंगी। अब देखिए वो जो इधर नीचे वो जो पोल्यूटेंट्स बैठ रहे हैं ना, वो एक पाइप से हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए इस पाइप से इसको हमने निकाला, ठीक हो गया। इसको स्लज कहते हैं। स्लज क्या होता है, पानी के अंदर जो कीचड़ हम पानी से अलग कर लेते हैं ना, उसको हम स्लज बोल लेते हैं। ठीक है, उर्दू में उसको मलबा भी बोल लेते हैं। हाँ जी, जो साफ़ सुथरा पानी होता है ऊपर वाला टॉप लेयर, वो हम अगले कंटेनर में भेज देते हैं। यहाँ बायोलॉजिकल, अब इसमें हम थोड़ा सा एयर पास करा लेंगे, ऑक्सीजन, और इसमें हम थोड़ा सा क्लोरीन भी डाल सकते हैं। इससे इसके अंदर जो जरासीम होते हैं, जर्म्स, वो मर जाते हैं, तो पानी थोड़ा सा और साफ़ हो गया। यानी प्राइमरी में हम सेडिमेंटेशन, प्राइमरी में तो इसको हम बस खुला छोड़ देते हैं, खुद ब खुद कुछ चीज़ें इससे से बैठ जाती हैं पानी में। सेकेंडरी में हम इससे फिर जरासीम ख़त्म कर लेते हैं, अगेन फिर हम सेडिमेंटेशन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें से बैक्टीरिया, फंगस वगैरह ख़त्म कर लेते हैं, इसमें जब एयर पास हो जाता है तो इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, उन रिएक्शन से फिर कुछ सॉलिड बन जाएंगे पानी के अंदर। तो जब उसको हम दोबारा टाइम देंगे तो वो सॉलिड फिर नीचे बैठ जाते हैं। तो देखिए जिस तरह इस मेथड से हमने सॉलिड को निकाल कर इधर भेजा, इधर भी अगर कुछ सॉलिड बन जाता है तो वो हैवी होते हैं, डेंसिटी और ग्रेविटी की वजह से वो इस पाइप में आ जाते हैं। अब यहाँ जो पानी है ये आहिस्ता आहिस्ता सब साफ़ हो रहा है। तो प्राइमरी में कुछ पानी साफ़ हो गया, सेकेंडरी में पानी साफ़ हो गया। अब थर्ड स्टेप में जो है ना, इसमें हम मज़ीद कुछ केमिकल डाल लेते हैं। ठीक है, और वो केमिकल उसके अंदर पोल्यूटेंट्स को पकड़ कर
उसको नीचे बिठा देते हैं। तो ऊपर वाला जो पानी है वो वाला पानी अब हमारा साफ़ हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सेवेज वाटर ट्रीटमेंट। तो इसमें प्राइमरी सेवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है, प्राइमरी में उसमें से कुछ सॉलिड निकाल लेते हैं, स्लज। वो जो आपको मैंने इधर बता दिया कि पानी के अंदर जो सॉलिड्स होते हैं वो ख़ुद ब खुद नीचे बैठकर एक पाइप से हम निकाल लेते हैं। सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें हम मतलब हैं कि पानी को हम पास करा देते हैं ग्रेवल्स, पत्थर, लेकिन साफ़ सुथरे पत्थर होते हैं, धोए हुए। सैंड हम रख लेते हैं। ये पानी जब इसके थ्रू जाता है तो वो सैंड और ग्रेवल पत्थरों में वो पोल्यूटेंट्स उसमें फंस जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसमें हम हवा पास कर देते हैं, ऑक्सीजन से भी वो जरासीम उसके अंदर कुछ मर जाते हैं। फिर अगला है एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, ब्लैक कार्बन वो यूज़ कर लेते हैं, चारकोल, उसके अंदर काफ़ी केमिकल्स उसमें फंस जाते हैं। एंड पे हम क्लोरीन डाल लेते हैं। तो इस तरह ये पानी तकरीबन साफ़ हो चुका है। ये बाहर कंट्रीज़ में ये प्रोसेस होता है क्योंकि वहाँ पानी का उनको बड़ा मसला होता है। तो वो जो नालियों वाला गंदा पानी है ना, वो उसको दोबारा मतलब साफ़ कर लेते हैं। तो ये एक तरह से इंडस्ट्री है, एक प्लांट होता है, कारखाना होता है जिसमें वो गंदा पानी दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन ये पीने के काबिल नहीं होता क्योंकि 100% प्यूरिफिकेशन तो आप उसको साफ़ नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये सीवेज ट्रीटमेंट आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि सबसे पहले हम पानी लेंगे वेस्ट वाटर ग्रेड, ठीक है, सॉलिड रिमूवल, मतलब सेडिमेंटेशन से ख़ुद ब खुद सॉलिड इसमें से बैठ जाएंगे। प्री ट्रीटमेंट यही होता है ना, सेडिमेंटेशन के पानी जो हम ले लेते हैं उसको हम इस तरह खुला छोड़ेंगे तो ख़ुद ब खुद उसमें से जो केमिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और वो नीचे वाले रास्ते से हम देखिए इसको स्लज कहते हैं, ठीक है, वेस्टिस, यानी सॉलिड वेस्टिस रिमूव फ्रॉम वाटर। अगले में एरेशन जोन, इसमें हम हवा पास कर लेते हैं। हवा पास करने से क्या होता है, एक तो इसके अंदर कुछ पोल्यूटेंट टूट जाते हैं, दूसरा इसमें जरासीम मर जाते हैं। अगेन इस पानी को हम सेटलर में फिर यहाँ सेडिमेंटेशन होगा। अगर एयर पास करने से कुछ इसमें पोल्यूटेंट्स बने हुए हैं तो वो पोल्यूटेंट्स इधर बैठ जाएंगे। अगेन उसको हम इधर से निकालेंगे, स्लज बनेगा। यानी पानी तकरीबन 50% साफ़ हो चुका है। फिर इसका आगे सैंड फिल्ट्रेशन, रेत में से हम पानी पास कर लें, लेकिन ये साफ़ सुथरा रेत होता है और इस रेत के आगे उन्होंने फ़िल्टर लगा होता है क्योंकि पानी इसमें से गुजरेगा लेकिन रेत फंसेगा और रेत अपने साथ हो इसमें पोल्यूटेंट्स को रोक लेता है। फिर यहाँ इसमें हम डाल लेते हैं थोड़ा सा क्लोरीन डालने से इसमें से बैक्टीरिया फंगस ख़त्म हो जाता है। तो इफ्लुएंट्स का मतलब है कि यहाँ पानी अच्छा खासा साफ़ हो चुका है, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट सेवेज वाटर ट्रीटमेंट एंड रॉ वाटर ट्रीटमेंट। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर बोर्न डिजीज़, मतलब है कि व्हाट विल हैपन टू अस इफ़ वी ड्रिंक पोल्यूटेड वाटर। अगर गंदा पानी हम पी लेते हैं तो फिर हमें नुकसान होगा और पानी के बग़ैर तो हमारा गुजारा नहीं है। तो हम जो ज़मीन से पानी निकाल लेते हैं वो भी पोल्यूट हो चुका है। फिर यह कि खुला पानी जो दरियाओं से, रिवर से, तालाबों से, वो तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते। तो ये वाटर पूरी दुनिया में आप देख लें कि हमारी कंट्री में तो मतलब है कुछ एरियाज़ में तो सिरे से पानी नहीं है। तो आप लोगों ने वीडियोज़ में देखा होगा कि पानी कितनी मुश्किल से वो अपने लिए पूरा कर लेते हैं क्योंकि हर घर की ज़रूरत है और रोज़ाना कितना पानी यूज़ हो जाता है। तो जिनको तो अवेलेबल होता है वो उसकी कदर नहीं करते और लेकिन जिनको अवेलेबल नहीं है बेचारे वो बहुत तकलीफ़ से इसको हासिल करते हैं। एनी हाउ, गंदा पानी पीने से हमें ये बीमारियां हो सकती हैं। पहली बीमारी है कालरा, ठीक है। कालरा एक इंटेस्टाइनल डिजीज़ है, इट इज़ काज बाई बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया है जो कि गंदे पानी में होता है। वो पानी हम जब पी लेते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में चला जाता है, ये इंटेस्टाइन में जाके वहाँ इंटेस्टाइन को डैमेज कर देता है जिसकी वजह से बीमारी शुरू हो जाती है। डाइसेंट्री पेचिश को कहते हैं, ये भी इंटेस्टाइन, चाहे हम पानी पीते हैं ना तो वो स्टमक में जाता है, स्टमक से इंटेस्टाइन में, तो फिर ये यहाँ प्रॉब्लम करते हैं। अब यहाँ ये एक और बैक्टीरिया हैं जो कि एंटामीबा इसको कहते हैं, ठीक है। पैरासाइट हैं। पैरासाइट मतलब है कि वो जर्म जो हमारे बॉडी में रहते हैं और हमें नुकसान देते हैं, यानी हमारे मेहमान बने होते हैं, हमारा फूड भी यूज़ करते हैं हमारी बॉडी से, उल्टा हमें नुकसान करते हैं। जॉन्डिस आप लोगों ने देखा होगा, पीलापन जो होता है, नेल, आंखें पीली हो जाती हैं और यरकान भी इसको बोल लेते हैं, ये भी गंदा पानी पीने से हो जाता है। और ये फिर आगे हेपेटाइटिस में जब कन्वर्ट हो जाता है ना, ABCD, तो वो ज़्यादा डेंजरस हैं। तो वो तो वायरल डिजीज़ हैं, मतलब ये वहाँ तो फिर वैक्सीन भी काम नहीं करता। इवन अगर आप पानी में क्लोरीन भी डाल दें और उसमें वायरस होगा ना तो वो वायरस क्लोरीन से भी ख़त्म नहीं होता। तो इसमें बहुत एहतियात करनी चाहिए।
लास्ट है टाइफाइड, वेरी सिंपल, मियादी बुखार जो कहा जाता है। ये भी गंदा पानी पीने से है। आपने अक्सर देखा होगा कि बरसात के दिनों में यानी जुलाई और अगस्त के महीनों में टाइफाइड सितंबर में बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों? बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं तो मॉइस्चर भी ज़्यादा हो जाता है, तो ये वाला जरासीम फिर पानी में बहुत ज़्यादा जाता है। इसलिए कहते हैं कि फिर पानी को पीने से पहले उबाल लें। हाँ जी, नाउ वी आर एट द एंड ऑफ द चैप्टर। कहते हैं कि आप अगर पानी पीना चाहते हैं तो कौन सा पानी आपने पीना है, उसमें कौन सी ऐसी बातें होनी चाहिए। तो अब आप देख लें, अगर आपने पानी पीना है तो आपने उसके अंदर क्या क्या देखना है। प्योर एयर गुड क्वालिटी वाटर, यानी अच्छी क्वालिटी वाला वाटर क्या होगा। एक तो ये कि कलरलेस होगा, पानी का अपना कलर नहीं है। अगर उसमें कलर है तो ये कोई केमिकल उसमें मिक्स हुआ है। ऑर्डरलेस, पानी की स्मेल भी नहीं होती, अगर उससे स्मेल आ रही है तो फिर ये पोल्यूटेड वाटर है। टेस्टलेस, पानी का अपना कोई टेस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें हम चीनी डालेंगे तो चीनी का टेस्ट, नमक डालेंगे तो नमक का टेस्ट, तो वाटर का अपना टेस्ट ज़ीरो है। अगर उसका टेस्ट आपको लग रहा है इट मीन कुछ इसमें मिला हुआ है। ट्रांसपेरेंट होगा, बिल्कुल शफाफ होगा। साफ़ सुथरा पानी आप गिलास में ले लें, गिलास भी नया साफ़ सुथरा होगा तो गिलास की दूसरी तरफ चीज़ें पानी के अंदर आपको नज़र आएंगी। फिर यह कि आप इस पानी में थोड़ा सा सोप डालें, अगर वो लेदर प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें कैल्शियम कम है, तो ये सॉफ्ट वाटर है। कंडक्टिविटी, बाज़ औक़ात वाटर के अंदर ऐसे केमिकल्स मिले होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन वो वाटर का कंडक्शन बढ़ा लेते हैं। तो अगर वाटर की कंडक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी वायर की कंडक्शन ज़्यादा होती है ना, तो अगर इसमें ज़्यादा करंट पास हो रहा है पानी में तो ये फिर ये पोल्यूटेड है, इसके अंदर कुछ साल्ट डिज़ोल्व हो चुके हैं। इस तरह हम पानी का पीएच चेक करेंगे। अगर पानी का पीएच 7 है तो यह साफ़ सुथरा पानी है। इवन साफ़ सुथरा पानी हो, लेकिन अगर उसका पीएच बहुत बड़ा ज़्यादा हो या बहुत कम हो तो फिर यह पोल्यूटेड वाटर है, क्योंकि इसका मतलब है कि इसमें कुछ एसिड बेस मिले हुए हैं। ज़रूरी नहीं कि वो हमें नज़र आ जाए। सो पीएच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यह कि पानी का फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल हो। आपको पता है कि व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज़ 0 सेंटीग्रेड। अगर पानी 0 पे फ्रीज़ नहीं हो रहा है तो समझ ले ये पोल्यूटेड है। इस तरह अगर पानी 100 पे बॉयल नहीं हो रहा है, कोई और बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, इट मीन दिस वाटर इज़ नॉट प्योर। तो ये सारे पैरामीटर हैं, क्राइटेरिया हैं कि आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि ये पानी साफ़ सुथरा है। जितना वो इन करेक्टर्स को शो करेगा, इसका मतलब है वाटर इज़ सो मच प्योर। हाँ जी, अगेन आपकी बुक यहाँ पर ये कह रहा है कि गुड क्वालिटी वाटर इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, लेदर प्रोड्यूस करेगा सोप के साथ, और प्योर वाटर जो है 100 सेंटीग्रेड पे बॉयल होगा और 0 सेंटीग्रेड पे फ्रीज़ हो जाता है। अच्छा जी, ये डिस्टिलेशन क्या होता है? आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा कि डिस्टिल वाटर। सो डिस्टिल वाटर, इसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन प्लांट। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये क्लास 9 में भी है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इसको कहते हैं डिस्टिलेशन फ्लास। इसके अंदर हम पानी लेते हैं, सपोज़ इस पानी के अंदर कुछ मिला हुआ है। ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, वेरी कॉस्ट, मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा हीट देना होगा, ये फ्री में नहीं हो रहा। आप इसके अंदर गंदा पानी ले लेते हैं, पोल्यूटेड वाटर, आप वो पानी उसको हीट करें तो उस वाटर के वेपर्स बनेंगे। वो वेपर ऊपर नहीं जाते, ये थर्मामीटर लगा होता है, आपको थर्मामीटर रीडिंग भी शो करेगा कि पानी मिक्सचर का टेम्परेचर क्या है। सो वो वाटर वेपर्स या वो लिक्विड के वेपर ऊपर जाने के बजाय इस कंडेंसर में आ जाते हैं। आप देखिए ये कंडेंसर, आपको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये एक पाइप है और पाइप के अंदर एक पाइप है। तो जो अंदर वाला पाइप है उसमें से वेपर्स आएंगे और बाहर वाली पाइप में ठंडा पानी होता है। तो बाहर वाले ठंडे पानी की वजह से जो अंदर पाइप के अंदर वेफर्स होते हैं वो दोबारा कूल हो जाते हैं। तो यहाँ एक तरह से दो प्रोसेस हो रहे हैं। मतलब है कि पहला बॉइलिंग होगा, मतलब है कि वाटर कन्वर्ट हो जाता है गैस वेपर में यहाँ पे, ठीक है। ये वाले जो रीजन है, यहाँ वाटर से गैस वेपर बन जाता है, और जो ये वाला रीजन है यहाँ वापस गैस फिर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह साफ़ सुथरा पानी यहाँ आ जाता है। तो इस पानी को हम कहते हैं डिस्टिल वाटर। सो डिस्टिल वाटर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये लेबॉर्ट्री में, इंडस्ट्रीज़ में एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव इसलिए होता है क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा खर्च आ जाता है, आपको पानी बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है, ठीक है। सो इस तरह ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं जी। एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड इन सी वाटर इज़ 3.4। ये आप देख लें, बुक से आप ये निकाल सकते हैं, स्टार्ट में होगा। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम। आपको पहले मैंने बताया था 4 सेंटीग्रेड पे पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है। ये है कि 0 सेंटीग्रेड, ये है 4 सेंटीग्रेड और ये है 20 सेंटीग्रेड सपोज़।
तो पानी की डेंसिटी 4 सेंटीग्रेड से पानी कूल करे तब भी कम हो जाती हैं और 4 सेंटीग्रेड से पानी को गर्म करे तब भी कम हो जाती हैं। इसका मतलब है कि 4 पे मैक्सिमम डेंसिटी होगी, इसलिए बर्फ़ हल्की होती हैं पानी के मुकाबले में, तो इसी वजह से बर्फ़ पानी में फ्लोट करेगा। विच साल्ट डजेंट काज द वाटर टू बिकम हार्डनेस? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हार्डनेस प्रोड्यूस करेगा, मैग्नीशियम भी करेगा, मैग्नीशियम सल्फेट भी करेगा, सोडियम क्लोराइड नहीं करता। ठीक है, क्योंकि हार्डनेस के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम रिस्पॉन्सिबल हैं। तो देखिए कैल्शियम है, कैल्शियम मैग्नीशियम मैग्नीशियम, लेकिन सोडियम हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता। तो यहाँ हमारा वो कहते हैं कौन सा नहीं करता, देखिए इधर कहते हैं विच वन विल नॉट प्रोड्यूस हार्डनेस। तो सोडियम क्लोराइड, पानी में अगर आप नमक डालें तो इससे हार्डनेस नहीं होगा, मतलब ये उसमें सोप ख़राब नहीं होगा। ये बाकी तो टिक हो गए हैं। विच साल्ट काजेस टेम्पररी हार्डनेस इन वाटर? तो ये तो आप वेरी सिंपल हैं, टेम्पररी हार्डनेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं। हीटिंग कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, ये सारे बनाते हैं। मैं वो रिएक्शन इधर दोबारा लिख रहा हूँ। अगर हम टेम्पररी हार्ड केमिकल है ना, ये आपने शायद उधर से अगर देखा हो, अब सपोज़ पानी के अंदर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और हमने इस पानी को हीट किया, तो पता है क्या हो जाता है, ये कंपाउंड टूट जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ये सॉलिड बनेगा। तो पानी और ये कैल्शियम अब सॉलिड के अंदर लॉक हो गया, तो ये नीचे बैठ जाएगा। तो इसको हम फिल्टर करेंगे, साथ बनेगा थोड़ा सा पानी, पानी में मिक्स हो जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो पानी से बबल की सूरत में निकल जाता है। ठीक है, तो आप देखें कि जब हम टेम्पररी हार्ड वाला पानी हीट करते हैं तो पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी बना, ये देखें वाटर भी बना, ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड भी बना, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाता है। तो फिर हमारा ये वाला आंसर सही है, ऑल दीज। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वाटर बोर्न डिजीज़? इसमें से कौन सी बीमारी है? ये जो ब्लड वाली है ना, एनीमिया, ये पानी पीने से नहीं होता। बाकी जो 3 बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, डाइसेंट्री, अभी हमने पढ़ा, ये गंदा पानी पीने से हो जाता है। और एनीमिया खून की बीमारी है, मोस्टली ये जेनेटिक भी होती हैं इसमें से, बस के बाद लोगों को वो ब्लड का थोड़ा सा प्रॉब्लम बन जाता है। विच ह्यूमन एक्टिविटी रिजल्ट इन द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़? इंसान के किन किन कामों से पानी पलूट हो जाता है? लाइव स्टॉक वेस्ट, जो माल मवेशी हैं उसका वेस्ट, सेप्टिक टैंक, खुला पानी के जो तालाब हैं वो भी गंदे हो जाते हैं, पेस्टिसाइड भी हम यूज़ कर लेते हैं प्लांट्स के ऊपर। तो ये तीनों रीज़न हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा ये वाला आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो डी आंसर, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट बना। हाँ जी, नेक्स्ट है विच इज़ यूज़ टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस? वॉशिंग सोडा हम यूज़ कर लेते हैं, स्लेक लाइम, बॉयलिंग जो है ये टेम्प्रेरी को रिमूव करते हैं, तो परमानेंट के लिए आप ये यूज़ करें, और ऑल दीज तो हो नहीं सकता। तो ये हमारा आंसर है। गिव शॉर्ट आंसर्स। हाँ जी, MCQs ख़त्म हो गई। लिस्ट द इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन वाटर? पानी के अंदर कौन सी इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं? तो वो इधर आप लोगों को जो मैंने बता दिया, पूरी लिस्ट आप बता सकते हैं कि वाटर के अंदर गैसेस भी डिज़ोल्व हो सकते हैं। ये जो मैंने डायग्राम है फ्लावर सा बना हुआ है, ये इतने ढेर सारे केमिकल्स पानी के अंदर एज अ इम्प्योरिटीज़ हो सकते हैं। कैल्शियम भी हो सकता है, जैसे हार्डनेस में आप लोगों ने पढ़ा था। हाँ जी, लिस्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन हाउस होल्ड वेस्टेज? तो ये आप बुक से भी देख सकते हैं कि हमारे घरों से जो पानी जाता है उसके अंदर एसिड भी होते हैं, सोप भी होता है। ठीक है, हाँ जी। इन व्हाट वेज इंडस्ट्रियल वेस्ट पोल्यूट वाटर? तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन वो आप बुक से दोबारा देख लेते हैं कि इंडस्ट्रीज़ का जो पानी है उस पानी के अंदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, क्रोमियम होता है। ठीक है, तो वो वाटर को पोल्यूट करते हैं। व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन? मतलब है वाटर में अनवांटेड चीज़ों का एंटर होना, वो एसिड रेन्स, पोल्यूटेंट्स, फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्टेज, so all these wastes, floods, oils, all these pollute water. List some waterborne diseases. पानी, गंदा पानी पीने से कौन सी बीमारियां होती हैं? तो ये जो 3 बीमारियां हैं इसका आपने डिटेल से उधर पढ़ लिया, इसके बारे में आपने बताना है। लिस्ट सम, अच्छा हो गया। व्हाट आर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म? पैथोजेनिक का मतलब है डिजीज़ काजिंग, यानी वो जरासीम जिसकी वजह से डिजीज़ आ जाए। तो डिजीज़ काजिंग जर्म्स are called pathogenic microorganism.
व्हाट इज़ हार्ड वाटर, डिटेल से हम पढ़ चुके हैं, जिस पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है खुला आज़ाद, तो वो हार्ड वाटर होगा। वाई इट इज़ समटाइम अनडिज़ायरेबल, बिकॉज ये सोप को भी ख़राब करता है, ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो बॉयलर होते हैं, पाइप्स होते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। बहुत ज़्यादा पीने से बॉडीज़ में कैल्शियम मैग्नीशियम ज़्यादा हो जाएगा और ये कैल्शियम मैग्नीशियम किडनीज़ को नुकसान दे सकता है। पानी के अंदर लेदर प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इस वजह से वॉशिंग के लिए हम उस पानी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मतलब डिसएडवांटेजेस आपने बताने हैं। लिस्ट 2 वेज इन विच लेक्स एंड स्ट्रीम बिकम पोल्यूटेड। तालाब और जो नदियाँ हैं वो चूँकि ओपन होते हैं तो एसिड रेन भी उसमें आ जाता है, और इंडस्ट्रीज़, डोमेस्टिक फर्टिलाइज़र्स, एग्रीकल्चर वेस्टेज सारे इसमें इजीली एंटर हो सकते हैं, क्योंकि वो सेफ़ नहीं होता, तो वो जल्दी पोल्यूट हो जाता है। देखिए इंतहाई आसान है, आप खुद भी इसके आंसर बना सकते हैं। जियोकेमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ स्लेक लाइम विद अलम, ये जो अभी हमने रॉ वाटर ट्रीटमेंट में पढ़ा ना, कोएगुलेशन, वो कोएगुलेशन वाला रिएक्शन लिखना है, इधर जगह नहीं है वरना मैं लिख लेता। सो कोएगुलेशन के अंदर जो रिएक्शन है वो यहाँ लिखना है। कार्बोनेटेड रेन वाटर विथ लाइमस्टोन, ये जो हार्ड वाटर का जो रीज़न है ना कि हार्ड वाटर किस तरह बन जाता है, तो रेन वाटर होता है। चलो मैं इधर इसको लिख लेता हूँ, ये रेन वाटर है H2 और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जब ज़मीन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है लाइमस्टोन, ये देखिए ये लाइमस्टोन है, तो ये एक केमिकल बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जब पानी में चला जाता है तो पानी के अंदर जाता है हार्डनेस। तो आपसे इस इक्वेशन के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, हाउ कैन बिल्डिंग्स मेड ऑफ लाइमस्टोन बी अफेक्टेड बाई एसिड रेन। ये तो एसिड बेस रिएक्शन है, एक तरह से होता है कि जो लाइमस्टोन होते हैं चूना, वो उसके अंदर होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और जो रेन वाटर आ जाता है उसमें अगर एसिड हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हैं एसिड रेन में, तो ये बेस हैं और ये एक तरह से एसिड हैं, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा। ये कार्बोनेट ना थोड़ा सा बेसिक होते हैं, तो रिएक्शन क्या होगा, बनेगा कैल्शियम सल्फेट। अब कैल्शियम सल्फेट वाटर सॉल्युबल है, देखिए ये जो चूना है ये वाटर सॉल्युबल केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है, तो बारिश के पानी में ये बह जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाता है और पानी में के साथ बह जाता है। तो इस तरह वो जो बिल्डिंग्स हैं वो एसिड रेन से इसलिए ख़राब हो जाते हैं कि उस बिल्डिंग के बहुत सारे केमिकल वाटर सॉल्युबल केमिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं और पानी के साथ बह जाते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द मेन मेथड्स ऑफ सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के जो ट्रीटमेंट हैं टेम्पररी के दो मेथड्स हैं, बॉयलिंग, लाइम और हार्ड परमानेंट के दो मेथड्स थे, एक थे क्लार्क मेथड और एक था जीवलाइट मेथड एन एक्सचेंज। तो वो यहाँ वो पूछ रहे हैं आपसे लिस्ट सम डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्डनेस। तो यहाँ जो डिसएडवांटेजेस था वो यहाँ आपसे फिर पूछ रहे हैं, वो हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। व्हाट आर द अर्थ 4 मेन वाटर सोर्सेज, पानी के सबसे बड़े ज़ाहिर सोर्सेज क्या हैं हमारे लिए ज़मीन के ऊपर। तो सबसे बड़ा जो ज़ख़ीरा है वो है समंदर का, आइस, ग्लेशियर, रेन, रिवर्स, ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। तो आप कोई रीज़न लिखें। हाउ डज़ हार्ड वाटर डिफ़र फ्रॉम द सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम होता है तो स्कम प्रोड्यूस होता है, ठीक है, साबुन को ख़राब करता है, लेदर प्रोड्यूस नहीं होता। सॉफ्ट वाटर के अंदर कैल्शियम नहीं होता तो इसके अंदर लेदर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। वेरी सिंपल। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कोएगुलेशन इन वाटर ट्रीटमेंट। कोएगुलेशन में हम क्या करते हैं, दो ऐसे केमिकल डाल लेते हैं और वो केमिकल जाकर एक नया केमिकल बनाएगा और वो केमिकल पानी के अंदर पोल्यूटेंट्स को ट्रैप करता है। तो ये कोएगुलेशन वाली इक्वेशन लिखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और एल्यूमिनियम सल्फेट का, जिससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ना स्पॉन्ज की तरह होता है, इसके अंदर होल्स होते हैं और उन होल्स कोर्स के अंदर पोल्यूटेंट्स फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ये हैवी हो जाता है, तो ये नीचे पानी में बैठ जाता है, तो इसको हम फिर फिल्टर से अलग कर लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन हाउ हार्ड वाटर हैम्पर्स द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। स्कम बन जाता है, ये स्कम वाला क्वेश्चन है जो मैंने स्कम में बता दिया, ये बिल्कुल वही आपने बताना है इसका, ठीक है। सो इट इज़ इट्स आंसर विल बी द आंसर ऑफ स्कम। वाई आर म्यूनसिपल वाटर सप्लाई इज ट्रीटेड विद एल्यूमिनियम सल्फेट एंड स्लेक लाइम। ये कोएगुलेशन वाली बात आपसे दोबारा पूछ रहे हैं। देखिए वहाँ वो कहते हैं कोएगुलेशन और यहाँ उसी क्वेश्चन को वर्डिंग उन्होंने चेंज की है, तो इन दोनों का सेम आंसर है 11 और 13 का।
व्हाट आर द सम हेल्थ इफ़ेक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, मतलब है डिज़ीज़ के बारे में पूछ रहे हैं कि अगर हम गंदा पानी पिए तो इससे क्या होता है। तो जो डिज़ीज़ हैं, जॉन्डिस हुआ, डाइसेंट्री हुआ, टाइफाइड, ठीक है, तो वो बताना है। राइट वर्ड बैलेंस्ड इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ये बॉयलिंग वाला मेथड आपसे पूछ रहे हैं। अगर आप इसको बॉयल करें, यहाँ पे लिखे बॉयलिंग, तो ये कंपाउंड इतना बड़ा जो है ना, ये टूट जाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा, वाटर वाटर में शामिल हो जाएगा। यानी देखिए इस केमिकल के अंदर भी पानी है, वो पानी पानी में, और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, 2 कार्बन है, देखिए CO3 होल ट्वाइस, तो एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में एयर में चला जाएगा पानी से। आप देखेंगे जब हम पानी को गर्म करेंगे, पानी के अंदर बबल्स बनेंगे, ये बबल्स कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिलीज़ हो जाता है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट पानी के अंदर आराम से बैठ जाता है। तो फिर इसको हम फिल्ट्रेशन से अलग कर लेते हैं। जी थिंक टैंक तो आप लोग खुद देख लें, लेकिन चलो डिस्कस करते हैं। वाई इट इज़ कूलर नियर अ लेक विद इन इनलैंड ड्यूरिंग समर। आप क्यों गर्मियों में किसी दरिया के किनारे पिकनिक के लिए जाते हैं? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। एक्चुअली वाटर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है गर्म होने में, तो इस वजह से वहाँ उस एरिया का जितना भी हीट होगा एयर में, वो वाटर का लेता है, जिसकी वजह से वहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा होता है। एवेल्यूएट द ऑप्शन द आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज मेथड आपसे पूछ रहे हैं किस तरह वो हार्डनेस रिमूव करते हैं। तो आयन एक्सचेंज मेथड में हम ज़ीवलाइट यूज़ करते हैं, और वो पानी में कैल्शियम को पकड़ लेते हैं, और उसको हम फिल्ट्रेशन से अलग करते हैं। पब्लिक हेल्थ डिपेंड्स अपॉन वाटर क्वालिटी गिव, यानी पब्लिक हेल्थ का मतलब है कि आम लोग, हमारी ज़िंदगियों का दारोमदार साफ़ सुथरे पानी पे हैं। अगर हम साफ़ सुथरा पानी पिएंगे तो हम हेल्थी होंगे, अगर हम साफ़ सुथरा पानी नहीं पीते तो हम बीमार हो जाते हैं, और बाज़ बीमारियां बहुत डेंजरस होती हैं, जानलेवा साबित हो जाती हैं। हार्ड वाटर काजेस किटल्स टू फर। हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम होता है, और ये पानी जब खुश्क हो जाता है तो कैल्शियम तो खुश्क नहीं होता, तो कैल्शियम सॉलिड रह जाता है। आप देखिए, आप पानी में थोड़ा सा नमक डालें ना, उसको बॉयल करिए, तो पानी उड़ जाएगा, वो नमक रह जाता है। तो पानी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं ना, वो तो उड़ते नहीं, तो इसी वजह से वो जो बर्तन का बॉटम होता है ना, वो थोड़ा सा वाइट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इसको फ़र कहते हैं।